हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 9 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करने वाले हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछने वाले हैं। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं हम। आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज क्या है? 9 अगस्त है। हर साल 9 अगस्त को भारतीय क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? आपको 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन तो याद होगा, अगर आपने हिस्ट्री में कवर किया हो तो। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से इस दिन को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसके बारे में कहानी समझने का प्रयास करेंगे। दिन था 7 अगस्त 1942 का। 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आजाद। अब जब हम बात करते हैं इस बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान सभी ने सोचा कि चलो एक आंदोलन शुरू किया जाए। तो फिर जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अगले दिन 8 अगस्त 1942 को सभी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम जो आंदोलन शुरू करेंगे उसका नाम होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो सभी ने विचार विमर्श किया और उस विचार को सभी ने पास भी कर दिया और कहा कि चलो ठीक है। फिर अगले दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1942 को इस क्रांति की शुरुआत हुई, इस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ये बात अगस्त की है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था? किस मैदान में ये मीटिंग हुई थी? ग्वालियर टैंक मैदान में। जिस मैदान में ये क्रांति की शुरुआत हुई उसे हम क्या बोल देते हैं? अगस्त क्रांति मैदान बोल देते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। वो आज ही का दिन था जब ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें बहुत सारे नेता जो थे वो आपने पढ़े होंगे इतिहास में, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय क्रांति दिवस जो है वो आज मनाया जा रहा है। अब जब हम बात करते हैं, आज के दिन ही एक दिवस और मनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? नागासाकी दिवस के रूप में उसे हम जानते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी का नाम आपने जरूर सुना होगा। हिरोशिमा और नागासाकी, ये जो दो जगहें हैं कहाँ पर? जापान में। इन दोनों जगहों पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने बमबारी की थी। 1945 की बात है। जब हम बात करें 1945 में 6 अगस्त के दिन की, तो अमेरिका ने हिरोशिमा पर क्या गिराया था? परमाणु बम गिराया था। और नागासाकी पर आज के दिन बम गिराया था। इसी वजह से इसे हम नागासाकी दिवस के रूप में जानते हैं। तो हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो जगहें जो हैं यहाँ पर जो बम गिराए गए थे उनका नाम क्या रखा गया था, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो है इसका नाम क्या रखा गया था? फैट मैन। ठीक है। अब आपके लिए मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं क्योंकि मैंने आपको 6 अगस्त के दिन बताया था
कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या रखा गया था? तो जल्दी से आप ये बताइए। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब चलो चलते हैं हम आज के दिन जिनका जन्मदिन है उनके बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बारे में। इनका नाम क्या है? अशोक दीवान। शायद आपने इनका नाम सुना भी होगा पहले भी, अगर नहीं सुना होगा तो भी कोई बात नहीं। ये हमारे भारतीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं। पूर्व हॉकी टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं ये। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 1954 की बात है। 9 अगस्त 1954 को इनका जन्म हुआ। और ये जो ओलंपिक खेलों की हम बात कर रहे होते हैं, 1976 की बात करें, 1976 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे? मॉन्ट्रियल में खेले गए थे। तो मॉन्ट्रियल में जब ओलंपिक खेल हुए तो उस समय हमारी हॉकी टीम ने भी क्या किया था? उसमें पार्टिसिपेट किया। इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था और इस मॉन्ट्रियल ओलंपिक खेलों में एक अहम किरदार इन्होंने निभाया। हॉकी के क्षेत्र में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया। इसी वजह से इनको क्या पुरस्कार दिया गया था? ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद पुरस्कार इनको कब दिया गया था? 2002 में दिया गया था। ध्यानचंद पुरस्कार जिसे पहले राजीव गांधी रत्न पुरस्कार से नाम से जाना जाता था, है ना? तो ध्यानचंद कौन थे? ध्यानचंद भी एक बेहतरीन हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं हमारे भारतवर्ष के। तो जो ओलंपिक खेलों की बात हो रही है, अभी ओलंपिक जो पेरिस में हो रहे हैं, पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। तो फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक खेलों का जो आपको एक अंबार दिख रहा होगा, वहां पर बहुत सारे जो एथलीट हैं गए हुए हैं। हमारे भारत से भी बहुत सारे गए हुए हैं। हॉकी टीम जो है वो भी हमारी वहां पर पहुंच चुकी है, तो फाइनल में भी पहुंच गई है। और जब हम बात करें नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, वो भी फाइनल में पहुंच चुके हैं। विनेश फोगाट जो फाइनल में पहुंच तो गई थी लेकिन उनको क्या कर दिया गया? डिसक्वालीफाई करार दे दिया गया। फाइनल में वो नहीं खेल पाएंगी क्योंकि उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया था। केवल 100 ग्राम मात्र से ही क्या हुआ? उनको बाहर कर दिया गया। ऐसा तो नहीं है कि उनको खिलाया नहीं जा सकता था। 100 ग्राम कितना होता है? लेकिन वही बात है ना कि चलिए आप इसके बारे में बताइएगा। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? अगर आपने लिखा होगा हरमनप्रीत सिंह तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये ओलंपिक खेल जो हैं 2024 के कहाँ पर हो रहे हैं? पेरिस में। इससे पहले जो 2020 में हुए थे, कहाँ पर हुए थे? टोक्यो में। और ये टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। तो टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो फिर नाम आता है मनप्रीत सिंह का। प्रगट सिंह ऐसे कप्तान थे जिन्होंने 2 ओलंपिक खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व किया। जयपाल मुंडा की बात की जाए तो ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व सबसे पहले किसने किया था? जयपाल सिंह मुंडा ने। सबसे पहले कप्तान जिन्होंने ओलंपिक खेलों में नेतृत्व किया था, तो फिर नाम आएगा जयपाल सिंह मुंडा का। तो चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो शुरुआत करेंगे हम जयंती से। इनका नाम क्या है? मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी। एक क्वेश्चन बताइएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन का जवाब आप देने का प्रयास करेंगे। मनोहर श्याम जोशी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी जल्दी से बताएंगे। अगर आपने लिखा होगा ना 2005 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। साहित्य के क्षेत्र की बात की जाए तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो फिर नाम आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन जब हम साहित्य के दूसरे नंबर की पुरस्कार की बात करें तो फिर कौन सा आता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार आता है, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है?
साहित्य के क्षेत्र की जो अकेडमी है ना। तो जब हम बात करें ये क्या थे, तो ये एक साहित्यकार रह चुके हैं। साहित्यकार, कौन सी भाषा को इन्होंने नया आयाम दिया, कौन सी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, तो हिंदी भाषा का नाम आप लिख देना। इनका जन्म 8 अगस्त 1933 को हुआ था। कहाँ पर? अजमेर में। और ये जो अजमेर का एरिया है कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। सभी को पता ही है अजमेर में चिश्ती की दरगाह भी बनी हुई है। इनकी मृत्यु 30 मार्च 2006 को हुई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। जब हम इनकी कुछ रचनाओं की बात करते हैं तो कौन कौन सी रचनाएं इनकी बड़ी प्रसिद्ध हैं, तो इनकी एक रचना का नाम है कश्यप, नाम से इनकी एक रचना है। और एक इनकी रचना है नेताजी कहिन। कुरु कुरु स्वाहा नाम से भी इन्होंने एक उपन्यास लिखा था। हम लोग नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी। जो मैंने बताया है आपको कश्यप, एक बार बताया था कयाप नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। और उसी की वजह से इनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपन्यासकार होने के साथ साथ ये एक पत्रकार भी थे। दूरदर्शन जो चला करते थे धारावाहिक, उनके लेखक भी थे, एक अच्छे विचारक भी थे, अच्छे प्रवक्ता भी थे। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में बातें ध्यान में रखनी है। चलिए, आज इनकी जयंती है, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो चलो अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत के बारे में जब बात की जाती है तो इनका जन्म आज ही के दिन, एक सेकंड रुकिए जरा, टाइपिंग मिस्टेक, आज ही के दिन 1937 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे इनका जन्म हुआ वो मैं आपसे पूछूंगा। और 4 जून 2018 को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। एक क्वेश्चन आप इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अभिन्यु अभिमन्यु अनंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइएगा कि कौन सा कथन या फिर कौन से कथन सत्य हैं। अगर पहले पॉइंट को पढ़ने का प्रयास करो, अभिमन्यु अनंत मॉरिशस में हिंदी कथा साहित्य के सम्राट थे, तो पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। अभिमन्यु अनंत की रचनाओं में सात्विक प्रेम की चर्चा की गई है, तो आप कहेंगे जी नहीं। इनके जो रचनाओं के बारे में अगर आप देखेंगे तो इनकी रचनाओं में शोषण के खिलाफ आवाज उठाई गई है, दमन अत्याचार जो थे उनके खिलाफ आवाज उठाई गई है। तो इस तरह की रचनाएं इन्होंने ज्यादातर लिखी थी। सात्विक प्रेम के बारे में इन्होंने ऐसा कुछ ज्यादा नहीं लिखा। तो बाकी इनके द्वारा लिखित रचनाएं कौन कौन सी हैं? कैक्टस के दांत, नागफनी में उलझी सांसें, गूंगा इतिहास, इंसान और मशीन, जब कल आएगा यमराज आदि। तो पहला और तीसरा पॉइंट ठीक है, दूसरा पॉइंट गलत लिखा हुआ है। तो हमें क्या लिखना है? पहला और तीसरा, बी ऑप्शन अगर आपने टिक किया है तो बखूबी आपने अच्छा जवाब दिया है। मॉरिशस के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। हिंदी कथा साहित्यकार, ठीक है ना। हिंदी कथा के ये साहित्यकार रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहाँ पर ये कार्य किया था? मॉरिशस में, क्योंकि वहीं पर इनका जन्म हुआ और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। मॉरिशस में उपन्यास के सम्राट के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। शायद आपने इनका भी नाम सुना होगा। इनका नाम क्या है? विनायक कृष्ण गोकाक। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे। इनका जन्म आज ही के दिन 1909 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? आपने शायद एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, हावेरी। हावेरी बोल देते हैं उसको कई बार। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो मूल रूप से ये कहाँ से बिलोंग करते थे? कर्नाटक से बिलोंग करते थे। इनकी मृत्यु 28 अप्रैल 1992 को हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। विनायक कृष्ण गोकाक सुप्रसिद्ध भारतीय रिक्त स्थान थे। तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन ए, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है।
ये हमारे भारत के क्या थे, एक उपन्यासकार थे। ठीक है, अभी क्या है, लाइट चली गई है बीच में, अब थोड़ी सी टाइपिंग में इसमें गड़बड़ी होने लग जाएगी। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखित रचनाओं की बात की जाए तो भारत सिंधु रश्मि नाम से इनकी रचना थी, जो 1982 में इन्होंने लिखी। कलो पासक नाम से इनकी रचना है। युगांतर इनकी रचना है। इनको कई पुरस्कार मिले थे। साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी इनको मिला था 1990 में। और उससे कई साल पहले की बात की जाए तो इनको एक पुरस्कार मिला था पद्मश्री। 1961 की बात है, जो हमारे भारत का कौन से नंबर का सम्मान है, चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, वो भी इनको दिया गया था 1961 में। तो ऐसे उपन्यासकार थे विनायक कृष्ण गोकाक, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी बातें हमने इनके बारे में कवर की हैं। जब हम बात करें इनके बारे में, इनका नाम क्या है, गंगाधर। आपने शायद नाम सुना होगा, गंगाधर मेहरे। तो गंगाधर मेहरे के बारे में पहले आप क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। एक, गंगाधर मेहरे को क्या कहा जाता था? हिंदी भाषा का कालिदास, तेलुगु भाषा का कालिदास, तमिल भाषा का कालिदास, या फिर ओडिया भाषा का कालिदास? अगर आपने डी ऑप्शन टिक किया होगा, ओडिया भाषा का कालिदास इनको कहा गया, ओडिया। तो ऐसे थे ये हमारे गंगाधर मेहरे, ओडिया भाषा के कालिदास के रूप में इन्होंने अपना जो नाम कमाया, प्रसिद्धि पाई। इनका जन्म आज ही के दिन 1862 में हुआ था। जब हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, 4 अप्रैल 1924 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे, तो ये एक बेहतरीन कवि थे उड़िया भाषा के। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके अगर काव्य ग्रंथों की बात की जाए तो इनके काव्य ग्रंथों में से एक रचना का नाम मैं लिख देता हूँ, प्रणय वल्लरी। प्रणय वल्लरी नामक रचना किसके द्वारा लिखित है, तो फिर इनका नाम लिख देना। एक रचना वो थी तपस्विनी नाम से, वो भी इनके द्वारा लिखित है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी हो और नहीं सुना है, तो पहले आप क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के प्रमुख और जनक कौन माने जाते हैं? किसका नाम आप लिखेंगे? जल्दी से बताएंगे। पी एस कुमार स्वामी राजा, एम एस स्वामीनाथन, एस आर रंगनाथन। अगर आपने सी ऑप्शन टिक किया है तो बखूबी आपने अच्छा जवाब दिया है। इनका पूरा नाम क्या था? शियाली राम अमृता रंगनाथन। तो ये इनका पूरा नाम था, ठीक है ना। वैसे उनको हम क्या बोल देते हैं, वैसे इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम लिया जाता है एस आर रंगनाथन। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 1892 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मद्रास में। और ये मद्रास वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कौन से राज्य में पड़ता है, आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1972 को हुई थी। कहाँ पे? बेंगलोर में। और उस बेंगलोर को वर्तमान की दृष्टि से क्या कहा जाता है? बेंगलुरु कहा जाता है, जो कर्नाटक में है। तो जन्म भी कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ। और किस रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए। इनको तकनीकी योगदान की वजह से जाना जाता है। पुस्तकालय विज्ञान के प्रमुख के रूप में इनको जाना जाता है। भारत सरकार ने इनको इनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था, जो हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है। 1957 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। एक प्रशा आप कह सकते हैं एक बहुत ही विख्यात गणितज्ञ रह चुके हैं और एक अच्छे शिक्षा शास्त्री भी रह चुके हैं। तो चलिए, अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। शायद आपने नाम इनका सुना हो, हितेंद्र। हितेंद्र देसाई इनका नाम था। और जब हम बात करें इनके बारे में, इनका जन्म आज ही के दिन 1915 में हुआ था।
1915। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? सूरत में। और ये सूरत कहाँ पर है? गुजरात का एरिया है, तो गुजरात में इनका जन्म हुआ। 12 सितंबर 1993 को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है ना? कहाँ पे? अहमदाबाद में। ये अहमदाबाद जो है वो आपका कहाँ पर है? तो ये भी तो गुजरात का ही एरिया है। किस वजह से ये जाने जाते हैं? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे और राजनेता भी रहे। आज़ादी के बाद इन्होंने राजनेता के रूप में खूब नाम कमाया था, क्योंकि ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने। गुजरात के सीएम के रूप में कितनी बार इन्होंने कार्य किया? कहा जाता है कि 3 बार ये गुजरात के सीएम बने थे। पहली बार 1965 से 1967 तक रहे। उसके बाद फिर ये 1967 से 1971 तक दूसरी बार सीएम रहे। और फिर 1971 से लेकर 7 अप्रैल 1971 से लेकर 12 मई 1971 तक रहे। टाइम भी चलो ऐसा लिख देना है, ठीक है ना? तो ये कुछ बातें जो हैं। पूर्व सीएम हितेंद्र देसाई का क्या है? आज जयंती का दिन है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं करंट का, गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो आप किसका जवाब लिखेंगे? जल्दी से बताएं। अगर आपने लिखा होगा ना इसमें भूपेंद्र पटेल, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। भूपेंद्र पटेल वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। हेमंत सोरेन, जो कि चंपई सोरेन के बाद में झारखंड के सीएम बने हैं, और कुछ समय पहले इनको जेल में डाल दिया गया था, और जेल से छूटकर आने के बाद ये फिर से झारखंड के सीएम बन गए। उससे पहले भी क्या थे? ये सीएम ही थे वहां के। प्रमोद सावंत की बात की जाती है तो ये वर्तमान में कहाँ के सीएम है? तो गोवा के। मोहन यादव की बात की जाती है तो आप मोहन यादव के बारे में तो जानते होंगे, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। चलिए अब हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो चलिए, ये चेहरा शायद आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। राम किंकर, राम किंकर उपाध्याय इनका नाम है। तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म 1 नवंबर 1924 को हुआ था। कहाँ पर? जबलपुर में इनका जन्म हुआ। और ये जबलपुर तो कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में है ना। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2002 में हुई थी। और जब हम बात करते हैं किस वजह से जाने जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि रामचरितमानस पर इन्होंने 49 सालों तक लगातार प्रवचन दिए थे। एक अच्छे साहित्यकार रहे हैं, एक अच्छे कथावाचक भी रहे हैं। ये साहित्यकार होने के साथ साथ ये कथावाचक, तो कथावाचक के रूप में इनको शायद आप जानते भी होंगे अगर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा होगा। तो पहले आप एक क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं आपको इनकी फोटो दिखाता हूं जो शायद आपने देखी हो। भारत के मानस मर्मज्ञ, कथावाचक एवं हिंदी साहित्यकार राम किंकर उपाध्याय को किस वर्ष भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया? जल्दी से आप बताएंगे। अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन बी तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 1999 में इनको ये सम्मान मिला था। और ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। पद्म भूषण जो है वो हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है यही तो है राम किंकर उपाध्याय, जो एक लड़की जो है इनकी फोटो लेकर मायूस खड़ी हैं। तो अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना होगा, कलिखो पुल इनका नाम है। कलिखो पुल जो हैं उनका जन्म 20 जुलाई 1969 को हुआ था। और जब हम बात करें कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2016 में हुई थी। कहाँ पे? ईटानगर में। और ये ईटानगर तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है।
ये किस वजह से जाने गए हैं? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनेता रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में ये काम कर चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम। जब आपसे पूछा जाए कि इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के सीएम के रूप में कब से कब तक कार्य किया, तो आप कहेंगे कि 19 फरवरी 2016 को ये सीएम बने थे और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहे, केवल थोड़े ही समय, 13 जुलाई 2016 को ये सीएम नहीं रहे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। 5 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव इन्होंने जीता था। तो बाद में 2015 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर कहाँ चले गए थे? भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ये पॉइंट आपके लिए बनता है, तो जल्दी से बताएंगे वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। अगर आपने लिखा होगा पेमा खांडू का नाम, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये कौन सी पार्टी से संबंधित हैं? भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। कौन सी बार ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम बने हैं? तो तीसरी बार सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। तीसरी बार सीएम बने हैं ये। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, बहुत बढ़िया। नेफ्यू रियो की बात की जाए, लाल दुहोमा की बात की जाए, तो ये हमारा जो उत्तर पूर्वी एरिया है वहाँ के जो राज्य हैं उनमें आपको ये मिलेंगे। लाल दुहोमा जो हैं, अभी थोड़े ही दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। उन्होंने कहा कि जो भी म्यांमार के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनको हम वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि थोड़ी परिस्थितियाँ समझने का प्रयास करेंगे। अगर उनके लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो समझिए कि हमारे जो लोग हैं, जो एक जाति है, जनजाति का नाम जो है अभी ध्यान में नहीं है, आपको मैंने वैसे पहले बता रखा है। कोई बात नहीं, आगे जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो जो वो जनजाति के लोग हैं वो वहाँ पर गए हुए हैं, अगर हम उनको निकालेंगे तो वो वहाँ से उनको भी निकालेंगे, तो थोड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। इस वजह से ये मिले थे। एन बीरेन सिंह जो हैं, ये कहाँ के हैं वर्तमान में? तो ये हैं मणिपुर के। ठीक है ना। और सॉरी, हाँ याद आया, लाल दुहोमा जो हैं वो किसके बारे में बात कर रहे थे? मिजोरम। मिजोरम में एक जनजाति है मिजो। मिजो जनजाति की एक, आप कह सकते हैं, सब कैटेगरी है, वूस जनजाति की बात कर रहे थे वो। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं नेफ्यू रियो के बारे में, आप ये बताइएगा कि ये वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं। तो इस प्रकार आज की बातें यहीं तक संपन्न हुई। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी जयंती है या फिर पुण्यतिथि है उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी। करंट अफेयर्स की जो कक्षा होती है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, आप मुस्कुराते रहें, खेलते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जल्द मिलेंगे हम। जय हिंद।